हेलो गाइस, वेलकम टू द यार क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारा एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी, यदि आपने अपना प्रीवियस ईयर एस्टेट का अभी जो हुआ था पेपर, उसमें यदि आपने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो एस्टेट में जितने भी कंप्यूटर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंपाइलर डिजाइनिंग, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीबीएमएस, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके एस्टेट में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जहां से भी आपको इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिले, एक बार आप कंटिन्यू देखते रहिए एंड उसके बाद आपका जो टीचिंग आर्ट की क्वेश्चन है उसको भी अच्छा करिए, क्योंकि वहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का क्या है, यदि आप 5-6 मीन्स आपका कुछ 7-8 सब्जेक्ट भी अच्छा है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और प्लस यदि आपका टीचिंग आर्ट अच्छा है, वहां से भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो क्वालिफाइड नंबर है, आराम से उस आप एस्टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ आई हूँ एस्टेट के कुछ क्वेश्चन कराना है, जो कि आपके एस्टेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। आपके जो एचटीएमएल में यदि आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन से टैग का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज अ लिंक, बी इज अ ए, एंड सी क्या होता है, एच आर ई एफ, एंड डी इज यू आर एल। तो आप किस टैग का यूज करते हो। जी हाँ, आप यूज करते हैं यहाँ पे ए। जो आपका ए है एंगुलर ब्रैकेट में, इसको इसको यूज करते हैं आप हाइपरलिंक के लिए। एचटीएमएल में यदि आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है, इसके लिए ए यूज करते हैं। और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है। जी हाँ, एच आर एफ जो होता है, ये इसका एट्रीब्यूट होता है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेब पेज पे, हमारे जो वेबसाइट होती है उसमें मल्टीपल पेज होते हैं, तो सारे पेज को लिंक करने के लिए हम एंगुलर ए का यूज करते हैं। जो हमारा ए है, एक टैग है, उसको हम यूज करते हैं किस लिए, वेबसाइट में जितने भी एक पेज से दूसरे पेज को हम यदि लिंक करना चाहे, उसके लिए हम ए यूज करते हैं। अब जब यहाँ पे हाइपर लिंक की बात आई गई है, तो ये भी पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे हाइपर लिंक होते हैं। तो आपके ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा हाइपर लिंक नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम हाइपर लिंक कितने टाइप के होते हैं। हाइपर लिंक जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा क्या, फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट, एंड सेकंड वन इज अ रिलेटिव, एंड थर्ड वन इज अ इनलाइन लिंक। तो ये आपके 3 टाइप के हाइपर लिंक होते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में ये पूछ सकता है, ये तीनों ऑप्शन आपको दे देगा और एक और कोई ऑप्शन दे देगा, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा हाइपर लिंक के टाइप नहीं है। तो आप याद कर लीजिए, एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, इनलाइन लिंक हो गया, ये सारे क्या है, हाइपर लिंक के टाइप है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द करेक्ट एक्सटीएमएल एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। यदि आप अपने एक्सटीएमएल पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं लाइन ब्रेक, तो आप इनमें से कौन सा करेक्ट एलिमेंट है। तो क्या हम ब्रेक यूज करते हैं, एलबी यूज करते हैं, या फिर बी आर यूज करते हैं, या फिर एच आर। यदि हमें ब्रेक करना है लाइन को, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। जी हाँ, बी आर, एंगुलर ब्रैकेट में बी आर किस लिए यूज होता है, ब्रेक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वन इज विच एचटीएमएल एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन इन लाइन स्टाइल। इनमें से कौन सा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूज होता है डिफाइन करने के लिए इनलाइन स्टाइल को। इनलाइन स्टाइल हमारा क्या होता है, यदि हम इनलाइन स्टाइल की बात करते हैं, इनलाइन स्टाइल में हमारा क्या होता है, इनलाइन स्टाइल में यदि हम एक पर्टिकुलर लाइन का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइल। यदि हम बात करते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है हमारा इंटरनल स्टाइल। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेज को मीन्स एक पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, देन हम इंटरनल स्टाइल यूज करते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टाइल में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल में आपका आप मल्टीपल पेज को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पेज का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल पेज का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आपका इनलाइन स्टाइल की बात करता है, उसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है उसे यूज करते हैं। इसके सिंटैक्स की हम बात कर लेते हैं। इसे यदि हमें हेडलाइन है H1, जैसा कि हम जानते हैं H1 डिफाइन करें, इसका मतलब क्या, हमारी जो हेडलाइन होनी चाहिए सबसे बड़ी होनी चाहिए। देन उसके बाद हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे स्टाइल। देन उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा उस हेडलाइन का कलर क्या करना है हमें, वो डिफाइन करेंगे। देन सेमी कॉलन ब्लू कलर।
यदि हमें ब्लू कलर करना है देन हम क्या लिखेंगे, ब्लू कलर करेंगे एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा हेडलाइन है क्या है, किसे हमें बोल्ड करना है, किसे हमें ब्लू कलर करना है। यदि हमें ए आर है, ए आर को करना है ब्लू कलर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो हेडिंग है उसे क्या कर देंगे, उसे हम क्लोज कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए आर। मीन्स आपका जो ए आर है उसकी जो हमारी हेडलाइन जो है ए आर है वो कौन सा कलर हो गया, वो हो गया हमारा ब्लू कलर। तो ये किसके थ्रू करते हैं, स्टाइल के थ्रू करते हैं। किसी भी लाइन को हम यदि हमें एक पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर हेडिंग जो दिया हुआ है उसका कलर हमें ब्लू करना है। तो हमारा जो हेडिंग था ए आर था उसे हमें ब्लू करना है, तो इस सेंटेक्स के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, ब्लू कलर ए आर आएगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता हो गए होंगे कि कौन कितने टाइप के आपके स्टाइलिंग होते हैं। फर्स्ट हो गया इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इसके लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो क्या है आपका स्टाइल। यदि आपको सेंटेक्स पूछ ले तो ये पर्टिकुलर स्टाइल का क्या है, एक सेंटेक्स है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। Let's move on now. Fourth question. Fourth is which property is used to change the background color in CSS. यदि आप CSS में क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड जो आपका ये बैकग्राउंड है इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, देन किसे यूज करेंगे, क्या हम बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे या कलर या बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर। जब हम CSS की बात करते हैं, यदि आप CSS की बात कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, देन आप यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर, इसे यूज करेंगे। यदि आप HTML की बात करता है, HTML में क्या यूज करते हैं, HTML में यदि बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जी हाँ, किसे यूज करते हैं हम, बीजी कलर, बीजी कलर, इसे हम यूज करते हैं HTML में। यदि CSS की बात करते हैं तो हम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। सो प्लीज मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कंटिन्यूसली, एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे, तो सारे क्वेश्चन आप कंटिन्यू देखिए, क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं आप फिफ्थ क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हेडर फॉर ए डॉक्यूमेंट और सेक्शन। कौन सा ऐसा HTML एलिमेंट है जिसे आप यूज करते हैं स्पेसिफाई अ हेडर फॉर ए डॉक्यूमेंट एंड सेक्शन। यदि आप डॉक्यूमेंट और सेक्शन के लिए हेडर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप किस एलिमेंट का यूज करेंगे, हेड यूज करेंगे या हेडर यूज करेंगे या टॉप या सेक्शन, किससे आप यूज करेंगे। HTML एलिमेंट कौन सा है हमारा, वो हेडर है। हेडर के थ्रू हम क्या करते हैं, हेडर स्पेसिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट या फिर सेक्शन के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या है, हेडर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इनमें से कौन सा एक HTML एलिमेंट है जिसे हम यूज करना चाहते हैं डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। यदि आपका कोई टेक्स्ट है उसमें आप डिफाइन करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपका टेक्स्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट आप यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज क्या आप इंपॉर्टेंट यूज करेंगे, B1 is a strong, C is a B and D is a I। यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जी हाँ, क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। बी किसके लिए यूज करते हैं, बी हम यदि हम पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं देन हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। और आई हमारा किस लिए यूज होता है, आई यूज होता है इटैलिक टेक्स्ट के लिए, इटैलिक टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे हम कुछ HTML के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फिर टैग की बात कर लेते हैं। एक आपका होगा div, बी है हमारा P, एंड देन हम बी की बात कर लेते हैं। em हो गया आपका एक टैग होगा आपका मार्क, एंड देन स्मॉल डेल। यदि आप div टैग किसके लिए यूज होता है, div टैग यूज होता है यदि आप डिवाइड करना चाहते हैं, क्या डिवीजन सेक्शन, ये किसके लिए यूज होता है, सेक्शन को डिवाइड करने के लिए। P किस लिए यूज करते हैं, जी हाँ, P किस लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए। एंड B किसके लिए, बोल्ड के लिए। EM की बात करते हैं, EM किसके लिए हम यूज करते हैं, इम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए। किसके लिए EM यूज करते हैं, इम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए। मार्क किसके लिए यूज करते हैं, मार्क टेक्स्ट के लिए। किसके लिए, मार्क टेक्स्ट के लिए। स्मॉल किस लिए हम यूज करते हैं, स्मॉल टेक्स्ट के लिए। एंड देन डेल किसके लिए यूज करते हैं, डिलीट टेक्स्ट के लिए। INS हो गया आपका, देन SUB सब हो गया, एंड देन SUP हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपना DL हो गया। ये आपके कुछ टेक्स्ट है। INS की बात करते हैं, INS किस लिए यूज होता है, इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। सब किसके लिए यूज होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए,
सब स्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट मीन्स S2O की जब बात करते हैं, ये जो टू है वो क्या है, बेस में है, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। एंड SUP क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। यदि हम सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो जो हमारा x² हो गया प्लस x³ हो गया, ये क्या है हमारा 2 और 3 क्या है, यह यहाँ पे क्या है, इस टेक्स्ट में सुपर स्क्रिप्ट है। DL हम किस लिए यूज करते हैं, DL फॉर द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये किस लिए यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टैग थे, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें आपको पूछा भी जाता है SUB किस लिए यूज होता है, SUP किस लिए यूज होता है, DL किस लिए यूज होता है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द पर्पज ऑफ div टैग इन HTML। इनमें मीन्स div टैग जो है, div क्या है, एक टैग है HTML में, उसका मेन पर्पस क्या है। div टैग अभी मैंने आपको कुछ पीछे मैंने कुछ टैग की बात की है, तो वहां पे मैंने div टैग की भी बात की थी। तो क्या आपको याद है div टैग किस लिए हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बोलता है हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए, या फिर बी बोलता है कि टू क्रिएट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए। सी क्या है, डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन, मींस जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको सेक्शन में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। डी क्या बोलता है, टू क्रिएट ए इनलाइन कंटेनर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, जी हाँ सी है। ये क्या करता है, div क्या करता है, डिवाइड करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को सेक्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हमारे एक बोलते हैं विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अल्टरनेट टैग्स फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। इनमें से HTML एट्रीब्यूट को हमारा कौन सा HTML एट्रीब्यूट है जिसे हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए अल्टरनेट टैग्स फॉर एन इमेज इफ द इमेजेस कैन नॉट बी डिस्प्ले। यदि आप कोई अपना HTML पेज बनाते हैं, उसमें आप कोई इमेज को क्या करते हैं, इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बट आपका जो इमेज है वो क्या है, यदि डिस्प्ले नहीं होता है, तो आप कौन सा एक अल्टरनेटिव टैग्स यूज करते हैं इस इमेज की जगह। फर्स्ट वन इज द टाइटल, ALT, SRC या लॉन्ग डेक। इसके हम यदि हमारा जो इमेज है, पर्टिकुलर जो हमारा इमेज है वो नहीं दिख रहा है, तो इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट टैग्स यूज करते हैं फॉर द इमेज, इमेज के लिए। तो हमारा वो अल्टरनेट टैग्स क्या है, ALT यूज करते हैं। यदि आपने डिफाइन किया है कि अपने HTML पेज पे आपने कोई इमेज को क्या किया है, डिफाइन किया है, बट वो आपका किसी एरर के कारण आपका जो है वो इमेज नहीं दिख रहा है, तो उसके बिहाफ पे आप एक अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करते हैं, ALT। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ALT। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन से हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट इन HTML। यदि आप HTML में नंबर लिस्ट में बनाना चाहते हैं, मीन्स आपने कोई पैराग्राफ बनाया, उसमें नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर लिस्ट है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट। यदि अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं हम, अनऑर्डर लिस्ट में आपका क्या आता है, यदि आप अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं, यदि आपने ये डिफाइन किया कि टाइप ऑफ क्या, हाइपरलिंक, या आपका हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ हाइपरलिंक, तो आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे नंबरिंग नहीं की, आपने ये क्या यूज किया, बुलेट यूज किया है। इसका मतलब ये कौन कौन सा लिस्ट है आपका, क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। बुलेट यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज करते हैं, डिस्क यूज कर सकते हैं। तो ये किस में यूज होता है, अनऑर्डर लिस्ट में यूज होता है। ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए। अब आते हैं अपने हम 10th क्वेश्चन पे। 10th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट CSS सेंटेक्स। इनमें से CSS का कौन सा करेक्ट सेंटेक्स है। ये क्या है, बॉडी है, देन कलर इज ब्लैक, यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, पूरे में कर्ली ब्रैकेट नहीं, द बॉडी हमारी ये क्या है, बॉडी हो गई, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, आप कलर डिफाइन करेंगे, कलर कौन सा है, ब्लैक, ओके, देन सेमीकोलन, देन उसके बाद आपका जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज होता है। ये करेक्ट सेंटेक्स है किसका, CSS का। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी इज राइट आंसर। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम AI के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ AI। इनमें से कौन सा कंपोनेंट क्या है, AI का है। क्या लर्निंग है, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है, या डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो हमारा कौन सा कंपोनेंट है, लर्निंग। मशीन क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है, देन उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। तो मेन कंपोनेंट हमारा क्या है, AI का लर्निंग है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर द फादर ऑफ AI। AI के फादर कौन है, जी हाँ, AI के फादर कौन है, जॉन मैककार्थी।
जॉन मैकर्थी क्या है, हमारे एआई के फादर हैं। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एआई। इनमें से कौन सा एक ऐसा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका एआई का। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये चाहते हैं कि हम जो वर्क कर सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग जो वर्क कर सकता है, वो वर्क जैसे एक इंसान सोचता है उसी तरीके से हम क्या करें, जो हमारा मशीन है उसी तरीके से सोचे, उसी तरीके से हमारा क्या करे, वर्क करे। मीन्स मशीन को हम क्या कर रहे हैं, मशीन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अपने मशीन को हम उस तरीके से प्रोग्राम करें कि ताकि एक कोई सिचुएशन आए तो उस टाइम पे जो एक पर्टिकुलर जो हमारा इंसान है वो एक डिसीजन लेता है, उसी तरीके से हमारा जो मशीन है वो डिसीजन ले कि यदि हमारी बारिश हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम तो सोच लेंगे कि ठीक है बारिश हो रही है मीन्स हमें बाहर नहीं जाना है। बट ये चीजें, ये सारी चीजें हमारे जो मशीन है वो कैसे सोचे, उसके लिए एआई का कॉन्सेप्ट आया। एआई में क्या करते हैं हम, मशीन को क्या करते हैं, मशीन को प्रिपेयर करते हैं कि यदि बारिश हो रही है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, वो खुद से डिसीजन ले। इस तरीके से हम मशीन को क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया एआई का, सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। मीन्स जैसे जैसे इंसान सोचता है वैसे हम मशीन को सोचवाएं कि ठीक है इंसान इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये काम करेगा तो आप एक जो हमारा मशीन है वो भी उसी तरीके से वर्क करे। ये एआई का मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। 14 इज विच टाइप ऑफ एआई इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इनमें से कौन सा एक एआई है जिसे हम डिजाइन करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो कौन है आपका, नैरो एआई। नैरो एआई के थ्रू हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं अपने हम 15 क्वेश्चन पे। 15 इज विच एआई एप्लीकेशन यूज टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक एआई का एप्लीकेशन, जब आप एआई के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपका जैसे चैटबॉट हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, ये सारे क्या है, एआई के क्या है, एप्लीकेशन है। यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि एआई की कौन कौन सी एप्लीकेशन है तो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें से ये, इसमें यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में कौन सा एक ऐसा एआई एप्लीकेशन है जो कि यूज करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। मीन्स क्या है, एक क्या कर रहा है, वो एक नेचुरल लैंग्वेज जो है उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, और अंडरस्टैंड करके क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो कौन सा आपका चैटबॉट है। जैसे आपका हो गया गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट में क्या होता है, वहां पे आप कुछ बोलते हैं उसके हिसाब से वो क्या करता है, यदि आप बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर गूगल असिस्टेंट को प्ले करे, क्या सॉन्ग प्ले करे, देन वो जो जो आपने जो सॉन्ग को प्ले करने के लिए बोला वो सॉन्ग क्या करती है, वो प्ले करती है। जैसे आपका एलेक्सा हो गया, ये क्या है, ये सारे क्या है, चैटबॉट है। जो आप जैसे आप बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उसको प्रोसेस करती है, उसे समझती है, देन उसी लैंग्वेज में आपको क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो ये आपका कौन सा एप्लीकेशन है, एआई का चैटबॉट है। अब आते हैं अपने हम 16 क्वेश्चन पे। 16 इज विच एल्गोरिथम इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। आपका क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो इनमें से ये पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि यूज करता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। वो क्या है, आपका डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री में भी मैंने जैसे बात किया था डिसीजन लेना कि यदि आपका जो मौसम है खराब है तो हमें क्या बाहर निकलना चाहिए, यस या नो। यदि आपका मौसम सही है तो आप निकल एस पे जाएंगे, यदि आपका जो मौसम सही नहीं है तो नो पे जाएंगे। तो इसी हिसाब से क्या एक डिसीजन ट्री बनता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा जो डिसीजन ट्री होता है वो यूज करता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक को। तो अब चलते हैं अपने हम 17 क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आप लगातार देखते जाइए, जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसे आप लगातार करते जाइए, तो जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। इनमें से कौन सा मशीन लर्निंग का टाइप नहीं है। तो ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बता लेगा कि सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है। बट हमारा जो इंस्ट्रक्टिव लर्निंग ये हमारा क्या होता है, मशीन लर्निंग नहीं होता है। तो डी इज ए राइट आंसर। यदि आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। करेक्ट। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच एआई कंसेप्ट इन्वॉल्व सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम डेटा। इनमें से कौन सा एक एआई सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं डेटा से। वो कौन सा आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, बहुत सारे आप डेटा दे देंगे,
एंड उस डेटा के ही थ्रू क्या करेगा, लर्न करेगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है, वो है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग। जब एआई एंड मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, जी हाँ, पाइथन यूज होता है। जो हमारा पाइथन जो लैंग्वेज है वो मोर फोकस्ड होता है आपके एआई और मशीन लर्निंग के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर क्या है, पाइथन है। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। 20 से विच एआई डोमेन इन्वॉल्व क्रिएटिंग मशीन कैपेबल फॉर ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें यह पूछा गया है कि जो आपका एआई डोमेन है उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिएटिव मशीन को। एक ऐसे मशीन को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जो क्या है, कैपेबल है, किसके लिए, परफॉर्म करने के लिए टास्क को। मीन्स एआई की जब हम बात करते हैं वो क्या कर रहा है, हम ऐसे मशीन को क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऐसे टास्क को परफॉर्म कर ले, जो कि कौन कर रहा है, जिससे हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड पड़ती है। जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड पड़ती है, हम ऐसे भी टास्क को किसके थ्रू परफॉर्म करा ले, मशीन के थ्रू परफॉर्म करवा ले। तो ये हमारा कौन सा है, ये क्या है हमारा, वो है हमारा रोबोटिक। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर क्या है, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है, हम रोबोट के थ्रू हम क्या करते हैं, ऐसे वर्क को परफॉर्म कराते हैं जो जिसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड पड़ती है। तो ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बोलता है, इन ए बाइनरी ट्री विच ट्रावर्सर विजिट नोड लास्ट। मीन्स इनमें से कौन सा एक ऐसा ट्रावर्सर है जिसमें रूट नोड जो होता है लास्ट में विजिट होता है। जब आप इन ऑर्डर की बात करते हैं तो इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट कब विजिट होता है, पहले हमारा लेफ्ट सब ट्री विजिट होता है, देन रूट विजिट होगा, देन क्या विजिट होगा, जी हाँ, उसके बाद हमारा जो राइट सब ट्री होगा वो विजिट होगा। प्री ऑर्डर की बात करें, प्री ऑर्डर मीन्स पहले, ऐसे याद रखिए। इन मीन्स क्या, बीच में। प्री मीन्स क्या, पहले। मीन्स यहाँ पे आपका जो रूट नोड होगा पहले विजिट होगा, देन उसके बाद लेफ्ट, देन उसके बाद राइट सब ट्री विजिट होगा। ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, जी हाँ, पोस्ट मीन्स क्या होता है, बाद में। इसका मतलब हमारा जो रूट नोड होगा बाद में, लास्ट में, पहले हमारा लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन आपका क्या होगा, विजिट होगा, रूट विजिट होगा। तो आपका जो राइट आंसर है, रूट नोड किस में लास्ट में विजिट होता है, वो विजिट होता है आपके पोस्ट ऑर्डर में। तो आप इसमें ये याद रख लीजिएगा कि जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है हमेशा राइट सब ट्री के पहले विजिट होगा। मीन्स पहले आपका लेफ्ट सब ट्री विजिट होगा, उसके बाद राइट सब ट्री विजिट होगा। या फिर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हैं, या प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हैं, या पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हैं। आई होप ये आपको पता होगा। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट लीनियर। इनमें से कौन सा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर नहीं है। अब मैंने अपने प्लेलिस्ट में कुछ मॉडल पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो सो प्लीज डेटा स्ट्रक्चर जो जो सब्जेक्ट एक्सटेट में पूछे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट के एल्गोरिदम मेन इंपॉर्टेंट है आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पे मैंने जितने कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन करवाए हैं, सो प्लीज आप कर लीजिएगा। वो वीडियो आपके एस्टेट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने मोस्टली वो क्वेश्चन रखे, जैसे लास्ट में एस्टेट में आपसे पूछा गया था फ्लैट वर्सल का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, डिजिस्टर का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं आपके एल्गोरिदम में। सो प्लीज आप एल्गोरिदम के सारे एक बार जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि आप किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं याद है, प्लीज आप याद कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेट में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ, ट्री जो क्या है, ट्री लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट फीफो, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट अप्रोच। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ये कौन सा है हमारा, क्यू। क्यू में क्या होता है हमारा, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बात करते हैं हम 23 क्वेश्चन पे। 23 में क्या हुआ, इन अ बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी विच ऑपरेशन यूज्ड टू रिमूव अ नोड। यदि आप बीएसटी की बात करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं, इनमें से कौन से ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, आप नोड को रिमूव करते हैं। इंसर्ट के थ्रू क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। डिलीशन के थ्रू क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। सर्च के थ्रू क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर नोड को सर्च करेंगे। ट्रावर्सल के थ्रू क्या करेंगे, आप सारे नोड पे क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप ट्रेवल्स करना चाहें। तो यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो किसे यूज करेंगे, डिलीशन यूज करेंगे। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। 25 इज ए व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एलिमेंट इन बिगिनिंग ऑफ एरे। यदि यह है आपका एरे, ठीक है,
एरे है, आप यहाँ पे क्या करना चाहती हैं, इंसर्ट करना चाहती हैं। तो कितना टाइम लगेगा, जस्ट आप क्या करेंगे, पहले जो आपका हेड होगा, हेड किसे पॉइंट कराएंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट को आप पॉइंट करेंगे ताकि ये जो हमारा ये पर्टिकुलर जो नोड है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाए। मीन्स एक एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो आप ये कॉम्प्लेक्सिटी के जितने भी क्वेश्चन है आपके स्टैक के हो गए, क्यू के हो गए, आपके जो ट्रेवर्सल हो गया, इस इनफिक्स का हो गया, प्रीफिक्स का हो गया, सारे कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैं आपको एल्गोरिदम के या फिर डेटा स्ट्रक्चर के जो भी मैं वीडियो बनाई हूँ उसमें आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने हम 26 क्वेश्चन पे। 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट डायनेमिक। इनमें से कौन सा एक डेटा स्ट्रक्चर जो डायनेमिक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो एरे होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। मीन्स इसमें एक बार हमने साइज एलोकेट करा दिया एरे में, इसका मतलब उस साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा जो एरे है वो डायनेमिक नहीं है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डीएफएस मींस डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये आपका क्या है, ग्राफ कह सकते हैं या फिर ट्री में कह सकते हैं, ट्री। तो डीएफएस में क्या होगा, डेप्थ तक पहले सर्च करेगा, डेप्थ तक क्या होगा, सर्च करेगा। यदि ये को इस नोड को वो विजिट किया तो इसके डेप्थ तक जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं, स्टैक। डीएफएस के लिए स्टैक, क्यू के लिए बीएफएस। यदि बात करें ब्रीथ फर्स्ट सर्च मींस लेवल बाय लेवल ट्रेसिंग करता है। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। बीएफएस के लिए क्या यूज करता है, ये सारे क्वेश्चन आपके स्टेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं किया तो प्लीज एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, वो एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर की जो भी मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं बीपीएससी वाले, वो आप कर लीजिए, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। बीएफएस के लिए क्या, ब्रीथ फर्स्ट सर्च के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं। एंड डीएफएस के लिए क्या यूज करते हैं, डीएफएस के लिए स्टैक यूज करते हैं। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। यदि आप बाइनरी सर्च ट्री में, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें आप किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा। इस पर्टिकुलर जो बाइनरी ट्री है उसका लेंथ क्या होता है, log n होता है, तो हमें टाइमिंग कितनी लगेगी, log n लगेगी। बी इज द राइट आंसर। यदि आप वर्स्ट केस में बात करें, वर्स्ट केस में किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो बीएसटी में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, जी हाँ, ऑर्डर ऑफ एन लगता है। यदि लेफ्ट स्क्यू ट्री है, राइट स्क्यू ट्री फॉर्म करता है आपका बीएसटी, तो उस टाइम में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ एन लगता है। अब बात करते हैं हम 29 क्वेश्चन का। 29 इज इन लिंक लिस्ट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एन एलिमेंट एट द एंड। ये क्या है, आपका लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये है आपका लिंक लिस्ट। लास्ट नोड में क्या होगा, लास्ट नोड में नल होगा, किसी का एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका लास्ट नोड है। इसमें क्या बोल रहा है, इंसर्ट करना है हमें लास्ट में। पता कैसे चलेगा, आपका ये क्या है, कोई एक नोड है, आप यदि हम फर्स्ट में इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो जो हेड पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, हमें क्या करा देंगे, इसे पॉइंट करवा देंगे। टाइम कहाँ, यदि हम इंसर्ट की बात करते हैं तो हमारी जो टाइमिंग है वो क्या लगेगी, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। यदि हमें लास्ट में इंसर्ट कराना है, हमें लास्ट में इंसर्ट करवाना है, मीन्स ये सारे नोड को हमें ट्रेवर्स करके एक ऐसे नोड पे जाना है कि जो इस नोड का जो नेक्स्ट हो वो क्या हो, नल हो। इसका मतलब हम लास्ट नोड पे विजिट कर चुके हैं, उसके बाद हमारा जो नोड है, जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, उस नोड को यहाँ से लिंक करेंगे। मीन्स हमें सारे नोड को क्या करना है, ट्रेवर्स करना होगा। हमें जो टाइमिंग क्या लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन, जितने नंबर ऑफ नोड होंगे हमें सारे नोड को ट्रेवर्स करना होगा। इस बिहाफ पे हमें जो टाइमिंग जो लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन लगेगी। यदि हम स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब आते हैं अपने हम 30 क्वेश्चन पे। इन बाइनरी ट्री व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल 3। ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल 3। बाइनरी ट्री पहले हम बना लेते हैं और इसका लेवल जो रखते हैं क्या है, इसका लेवल ये है 0, ये 1 एंड 2। जब हाइट की बात करते हैं तो ये हाइट 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। ये क्या है, आपका लेवल, इसे याद रखिएगा। लेवल की बात करें तो हाइट से एक कम, ये है आपका लेवल, ये है आपकी हाइट। ये क्या बात कर रहा है, लेवल 3 की बात कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि लेवल 3 पे, एट लेवल 3 कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होंगे। तो ये आपका 0, 1, 2, 3, ये क्या है, थर्ड लेवल है। ये थर्ड लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये फुल बाइनरी ट्री है, मींस मैक्सिमम कितने नोड आ सकते हैं, 8 नोड आ सकते हैं। राइट आंसर क्या है, 8 नोड। दूसरे लेवल की बात करें तो दूसरे लेवल पे कितने नोड है, 4 है। एंड फर्स्ट लेवल पे कितने नोड है, आपके
पहले लेवल पे 2 है एंड 0 लेवल पे 1 है। यदि ये बात करता है कि एट ए लेवल 3 बोला, मीन्स लेवल 3 पे कितने हैं, तो हमारा जो राइट आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। यदि ये बोलता है कि विथ लेवल 3 मीन्स, यदि बोलता है विथ लेवल 3 मीन्स लेवल 3 के साथ, मीन्स आपका जो ट्री है 3 लेवल का है, उसमें कितने नोड होंगे, तो आप सारे जितने भी नोड है, जीरो लेवल पे, 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे जितने नोड है सबको आप सम कर देंगे। तो 1 + 2 + 4 + 8, 8 12 14, ये 50। मीन्स यदि ये बोलता है कि विथ लेवल ऑफ 3, क्या बोलता है, विथ लेवल 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। यदि बोलता है एट लेवल 3 मीन्स लेवल 3 पे कितने हैं, तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। ये सो प्लीज आप इससे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम 31। यहाँ पे हम एल्गोरिदम का यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज अ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर एंड, मीन्स इस एल्गोरिदम में सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस एल्गोरिदम का है, वो है आपके सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट में हर केस में आप बेस्ट केस की बात करते हैं, वर्स्ट केस की बात करते हैं, या फिर एवरेज केस की बात करते हैं, हर केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा। यदि ये बोलता है कि सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सबसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी किसका है, तो वो होगा सिलेक्शन सॉर्ट का। यदि अच्छे की बात करता है, मीन्स बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलता है, तो वो होगा आपका मर्ज सॉर्ट, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में हर केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, n log n होती है। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 इज विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ। ये आपका क्या है, एक वेटेड ग्राफ है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है। तो यदि आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हैं तो किसके थ्रू फाइंड करेंगे, वो होगा आपका डिजिस्टर एल्गोरिथम के थ्रू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज द विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड अ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ। यदि आप स्ट्रांगली कनेक्टेड जो आपका कंपोनेंट है, यदि आप उसे फाइंड करना चाहते हैं ग्राफ में, तो किस एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करेंगे, वो है आपका कोसराजू एल्गोरिथम। क्या है आपका, कोसराजू एल्गोरिथम के थ्रू आप स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं आपके ग्राफ में। ये आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने हम 34 क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर ए सॉर्टिंग लार्जेस्ट डेटा सेट। यदि आप बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के थ्रू एक ऐसे डेटा सेट को सॉर्ट करना चाहते हैं जो कि काफी ज्यादा लार्ज है, तो उस केस में बबल सॉर्ट का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स जो टाइमिंग होगा उस डेटा सेट को सॉर्ट करने का, जो टाइमिंग होगा बहुत ज्यादा लगेगा। ये क्या है, ये ड्रॉबैक है आपके बबल सॉर्ट का। अब आते हैं हम 35 क्वेश्चन पे। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन ए ग्राफ। यदि आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना चाहते हैं अपने ग्राफ में, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आप ऐसे ट्री को फाइंड करते हैं कि जिसका जो कॉस्ट होता है सबसे कम होता है। आप उस पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट करते हैं उस ग्राफ से जिसका जो कॉस्ट हो वो काफी कम हो। ये किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं हम क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू। क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका क्या है, एक ग्राफ है, ये है आपका एक ग्राफ है, ठीक है। इसका जो वेट है 1 5 10 12 14 एंड 16, ये क्या है आपका, ये सारे क्या है, उस ग्राफ के वेट है, उस ग्राफ का वेट है। इसमें से आप फाइंड करना चाहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मीन सबसे कम वेट के ग्राफ को पहले सिलेक्ट करेंगे। हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, ये है ई, ठीक है। उसके बाद हम क्या, क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू इस ग्राफ में उस एज को फाइंड करेंगे जिसका वेट सबसे कम हो, मीन्स ए एंड बी क्या है, एक ऐसा एज है जिसका जो वेट है सबसे कम है। देन उसके बाद फाइंड करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा 5। उसके बाद हमारा क्या है 5, ए से ई कनेक्ट कर रहा है 5 से कम हमारा क्या है, फिर 5 1 हो गया, 5 हो गया, देन इसमें कंपेयर करेंगे तो है ए से सी क्या वेट है आपका 10 है। यहाँ पे जो सारे नोड होने चाहिए वो विजिट होने चाहिए हमें। अभी तक हमारे सारे कितने नोड विजिट हुए, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने नोड है 2 2 4 5। ये जो हमारा डी है वो विजिट नहीं हुआ है। डी को यदि हमें कनेक्ट करना है तो क्या हम बी से डी कनेक्ट करेंगे या ई से डी कनेक्ट करेंगे। कम किसका है 14 हमारा क्या है कम है, इसका मतलब ई से डी कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारे ये हमारा जो पर्टिकुलर ये क्या है ट्री है, और ये क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ये किस एल्गोरिथम के थ्रू हम फाइंड करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू। क्रुस्कल एल्गोरिथम में ऐसे पर्टिकुलर एज को उठाते हैं जिसका जो वेट है वो कम होता है, उस सारे एज को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो ट्री हो वो कनेक्टेड ट्री बने। तो ये था आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ विथ नेगेटिव वेजेट। शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो हम जो हमारा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम है उसके थ्रू हम फाइंड करते हैं एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के थ्रू भी फाइंड करते हैं। बट जब ये बात करता है नेगेटिव वेट एज की, तो हम क्या यूज करते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज करते हैं। जो हमारा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम होता है नेगेटिव वेज एज पे काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। राइट आंसर हमारा क्या, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड मैक्सिमम फ्लो इन फ्लो नेटवर्क। मीन्स कौन सा एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम फ्लो इन फ्लो नेटवर्क, वो कौन सा हमारा फोर्ड फुलकर्सन एल्गोरिदम। ए इज द राइट आंसर, इसे आप याद कर लीजिएगा। यदि फ्लो नेटवर्क में मैक्सिमम फ्लो की बात करता है तो हम फोर्ड फुलकर्सन एल्गोरिदम यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिकर्सन। टेल रिकर्सन होता है, इनडायरेक्ट रिकर्सन होता है, नेस्टेड रिकर्सन होता है, बट हमारा जो बाइनरी होता है बाइनरी रिकर्सन नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर, सी क्या हमारा राइट आंसर है, बाइनरी रिकर्सन नहीं होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट टिपिकली यूज इम्प्लीमेंट ए प्रायोरिटी क्यू। जब प्रायोरिटी क्यू की बात करता है तो किस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो हमारे बाइनरी हीप हो गई, हीप की बात करता है, हीप आपका जो मैक्सिमम हीप हो गया, बाइनरी हीप हो गया, फिबोनाची हीप हो गया, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू को। इसे याद रखिएगा, मैं बाइनरी हीप हो गया, फिबोनाची हीप हो गया, लिंक लिस्ट के भी थ्रू आप क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू को। बट एरे के थ्रू, जो आपका एरे है, एरे के थ्रू आप प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा ग्रीडी एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आपने ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने अपने एल्गोरिदम का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनेमिक एल्गोरिदम, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और उस एल्गोरिदम के अंदर जो भी जितने भी एल्गोरिदम आते हैं, मिस क्रुस्कल एल्गोरिदम हो गया, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम हो गया, फ्लैट बर्शल एल्गोरिदम हो गया, तो ये पूछता है कि ये किस एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम के थ्रू या डायनेमिक एल्गोरिदम के थ्रू। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको कवर किए हुए हैं। तो इसमें ये बात करता है कि ग्रीडी एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। पहले क्या बोलता है, मे नॉट ऑलवेज फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बी इज ए रिक्वायर मोर स्पेस, सी इज ए इजी टू इम्प्लीमेंट, डी इज ए इफिशियंट। हमारे जब हम ग्रीडी एल्गोरिथम की बात करते हैं, इसमें आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देता है, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। बट हम डायनेमिक एल्गोरिथम की जब बात करते हैं, वहां पे आपको हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। बट ग्रीडी एल्गोरिथम मींस हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक ग्रीडी यूज करते हैं एंड दूसरा क्या यूज करते हैं, डायनेमिक एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। बट ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या होता है कि हो सकता है आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, हो सकता है ना मिले, बट डायनेमिक एल्गोरिदम में हमेशा आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। होप ये आपको पता होगा। अब आते हैं अपने 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में डीएमएल जो हमारा स्टेटमेंट होता है मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मीन्स ऐसे हमारे स्टेटमेंट जो कि डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे आप याद रखिए कि जिस स्टेटमेंट के थ्रू यदि आपका जो टेबल है वो मैनिपुलेट हो जाता है, इसका मतलब वो कौन सा स्टेटमेंट है, वो है आपका डीएमएल। सिलेक्ट की बात करते हैं, सिलेक्ट में क्या होता है, सिलेक्ट करेंगे कोई, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रो को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देन जब सिलेक्ट कर लेंगे, जो जिस रो को हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या होता है, हट जाता है आपके टेबल से, मीन्स आपका जो टेबल हो गया वो क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया। इंसर्ट की बात करते हैं, इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में आप कुछ अपने रो, जो आपका रो हो गया उसे आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, मीन्स आपका जो टेबल हो गया अगेन चेंज हो गया। क्रिएट टेबल, जब कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें आपका क्या जो टेबल है वो कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, जी नहीं, मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा है। जब अपडेट की बात करते हैं, मीन्स आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं, इससे भी क्या हो रहा है, हमारा जो क्या हो रहा है, टेबल मैनिपुलेट हो रहा है, मीन्स ये भी क्या है, आपका डीएमएल स्टेटमेंट है। तो ये पूछा गया एग्जाम्पल, सिलेक्ट है, इंसर्ट है एंड अपडेट है, इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो टेबल है वो क्या होता है, मैनिपुलेट हो जाता है। एंड एक और होता है आपका क्या होता है, डिलीट। यदि आप पर्टिकुलर रो को किसी को भी आप डिलीट कर देते हैं तो उस टाइम पे भी जो आपका टेबल है वो क्या होता है, मैनिपुलेट होगा, चेंज हो जाता है। तो सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया एंड डिलीट हो गया, ये कौन सा स्टेटमेंट है, वो है डीएमएल। इसमें से क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ, तो इसमें आपका नॉट मींस कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल क्या है आपका, डीडीएल है, मींस डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज।
अब हम बात करते हैं सिलेक्ट को हम कैसे लिखते हैं। यदि हम सिलेक्ट का सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, इंसर्ट का कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल का कैसे लिखेंगे। तो जब हमें सिंटैक्स पता होगा तो ये भी हो सकता है ऑप्शन के थ्रू हमें पूछते हैं, क्या एग्जाम में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दे देगा, कुछ चीजें चेंज कर देगा, तो पूछेगा कि जो सिलेक्ट करने का या फिर इंसर्ट करने का राइट सिंटैक्स क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं पहले सिलेक्ट का। सिलेक्ट का जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद जो उस टेबल का कॉलम नेम है वो लिखना चाहे। यदि हम सारे कॉलम को रिट्रीव करना चाहे उसके जगह हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक यूज करते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक, इससे क्या होता है, एस्ट्रिक से क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उस टेबल में सारे कॉलम क्या होंगे, रिट्रीव होंगे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद टेबल नेम। मान लीजिए आपका टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट कोई आपका टेबल नेम है, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। वेयर, वेयर किस लिए यूज करते हैं, यदि हमें कंडीशन देना होता है। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट को जहां जिसका रोल नंबर क्या है, 2 है। मीन्स उसका नेम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका जो यदि उस टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है रोल नंबर 2 का, उस सारे को क्या करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। सिलेक्ट लिखेंगे या फिर एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, या सारे एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट करने हैं, देन वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एस्ट्रिक यूज करेंगे। फ्रॉम कहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट है। देन इसके बाद कंडीशन, कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। तो ये था आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपना क्रिएट, टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स, मींस टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके सिंटैक्स की हम बात कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पहले क्रिएट टेबल, क्या लिखेंगे हम, क्रिएट टेबल लिखेंगे। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल के बाद लिखेंगे हम टेबल नेम, टेबल का क्या नाम है वो लिखेंगे। देन उसके बाद कॉलम नेम, जो कॉलम है कॉलम 1, और उसके किस टाइप का वो पर्टिकुलर कॉलम किस टाइप का डेटा रखेगा उसका वो हम डिफाइन करेंगे। क्या वो इन टाइप का डेटा होगा उसमें, या उसमें कितने कैरेक्टर वैल्यू होंगी, मीन्स मैक्सिमम कितनी कैरेक्टर आपकी वैल्यू हो सकती है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, ये सारी चीज हम डिफाइन करते हैं। कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम होंगे वहां पे आप कॉलम उस कॉलम की कौन सा डेटा टाइप वो कॉलम कंटेंट करेगा वो भी हम लिखेंगे। ये किसका हो गया, क्रिएट टेबल का। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं क्रिएट टेबल की। मान लीजिए आप लिखते हैं क्या, क्रिएट टेबल। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेबल नेम। मान लीजिए आपका टेबल का क्या नाम है, कस्टमर। देन उसके बाद उस कस्टमर का नेम लिखेंगे, पर्टिकुलर यदि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर नाम का, देन उस टेबल में उस पर्टिकुलर कस्टमर का क्या होगा, नेम होगा, और वो किस टाइप का वैल्यू रखेगी। मान लीजिए वो वेयर केयर हो गया 13, उसकी जो रेंज है वो 30 तक है। देन उसके बाद कस्टमर आईडी, देन उसका डेटा टाइप, देन हमें एड्रेस, उस कस्टमर का एड्रेस कंटेंट करना चाहते हैं, देन उसका डेटा टाइप। ये होता है आपका टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स। पहले लिखेंगे टेबल नेम, देन इसके बाद टेबल का नेम होगा वो लिखेंगे। देन उसके बाद उस टेबल में जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उस सारे एट्रीब्यूट, ये क्या है, नेम क्या है आपका एट्रीब्यूट है, कस्टमर आईडी क्या है आपका, ये क्या है एट्रीब्यूट है, एड्रेस क्या है ये एट्रीब्यूट है, और उसका डेटा टाइप लिखेंगे। इस तरीके से हम टेबल को जो यदि क्रिएट करना चाहते हैं, ये है इसका सिंटैक्स। इसे आप याद रखिएगा। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे के कुछ भी चीज चेंज कर सकता है, या फिर क्रिएट इनटू लिख सकता है, क्रिएट टेबल लिखेगा, या फिर क्रिएट वैल्यू लिख देगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि यदि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट टेबल लिखेंगे, ना कि क्रिएट इनटू लिखेंगे, ना कि क्रिएट सेट लिखेंगे, ना कि क्रिएट वैल्यू लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, देन उसके बाद टेबल का नाम, देन उस टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम है उस कॉलम का नाम, और वो कॉलम कौन सी वैल्यू किस टाइप की डेटा वैल्यू को कंटेंट कर रहा है वो लिखेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारा है टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स। अब हम तीसरा हमारा स्टेटमेंट है इंसर्ट। इंसर्ट का सिंटैक्स लिखते हैं। इंसर्ट के लिए सिंटैक्स हमारा क्या है, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे इंसर्ट। क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, ये लिखेंगे हम इनटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, याद रखिएगा। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल नेम। ठीक है, क्या लिखेंगे हम,
टेबल नेम। देन क्या लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू एंड देन एट्रीब्यूट 1 कॉमा एट्रीब्यूट 2 एंड एट्रीब्यूट 3। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जो टेबल है उसका, उसके कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या करता है, उस पर्टिकुलर टेबल की प्रॉपर्टी बताता है एट्रीब्यूट। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, इंसर्ट टेबल के एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, डिपार्टमेंट, एंड देन क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। देन उसके बाद जो आपका वो टेबल क्या होगा, पहले से आपका कोई टेबल होगा, मान लीजिए ये है आपका टेबल, इसमें आप क्या करना चाहते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपकी आईडी हो गई है, यहाँ पे आपका ब्रांच हो गया, एंड यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डिपार्टमेंट में क्या करना चाह रहे हैं, ये इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एक और रो को हम क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, ये हमारे टेबल का क्या नाम है, डिपार्टमेंट। देन वैल्यू लिखेंगे, देन आईडी की जगह हमें जिसका आईडी 1 है वो करना है, एंड ब्रांच आपका CS है, एंड देन उसके बाद आपका जो सिटी है मान लीजिए सूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, हमें इंसर्ट करना है। ये कहाँ इंसर्ट होगा, ये यहाँ पे जाके इंसर्ट होगा। मीन्स ऑलरेडी हमें टेबल बना हुआ है, उसमें हम एक रो और इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट नाम के टेबल में इंसर्ट कराना है वैल्यू को। कौन सी वैल्यू, 1 CS एंड सूरत। ये एट्रीब्यूट क्या होगी, पहले से आपके टेबल में डिफाइन होगी। तो ये किसका सिंटेक्स हो गया, ये हो गया आपका इंसर्ट का सिंटेक्स। प्लीज आप इसे याद रखिएगा कि किस वे में हम क्या करते हैं, कैसे सिंटेक्स क्या होता है आपके इंसर्ट का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने 42 क्वेश्चन पे। 42 वन इज व्हाट डज SQL कीवर्ड ऑर्डर बाय। यदि SQL में आप क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय यूज करते हैं। ये क्या करता है, फर्स्ट क्या बोलते हैं, सॉर्ट द रिजल्ट सेट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कॉलम। बी क्या बोलता है, फिल्टर द डेटा सेट बेस्ड ऑन द कंडीशन। सी क्या बोलता है, ज्वाइन मल्टीपल टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन। एंड डी इज द ग्रुप रो दैट हैव ए न्यू सेम वैल्यू। तो ऑर्डर बाय से क्या होता है, हम डेटा को, जो हमारे एट्रीब्यूट है उसके डेटा को क्या करते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। हम ऐसे अपने जो आपका जो एट्रीब्यूट है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जो भी आपकी वैल्यू है उससे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्रिंट कराने के लिए ऑर्डर बाय यूज करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं बी पे, विच SQL कमांड इज मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। इनमें से कौन सा एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम मॉडिफाई करते हैं स्ट्रक्चर, क्या जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है हम उसे मॉडिफाई करते हैं। टेबल का जो आप स्ट्रक्चर इसको मॉडिफाई कौन करता है, वो किसके थ्रू होता है, वो अल्टर के थ्रू होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे किसके थ्रू होते हैं, अल्टर के थ्रू होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44। इन अ रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्यू। इन रिलेशनल डेटाबेस में व्यू का पर्पस क्या है। First one is they provide a virtual table based on the result of a select query. B is a store temporary data. C is a to create relationship between table. And D is a enforce data integrity constraint. जो आपका व्यू का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो प्रोवाइड कराता है वर्चुअल टेबल को, जो कि बेस्ड होता है आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स आपने क्वेरी के थ्रू जो भी सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको आउटपुट, जो भी आपको रिजल्ट मिला है, वो क्या होता है, वो होता है आपका व्यू। व्यू के ही थ्रू आप क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं एक वर्चुअल टेबल। वो टेबल क्या होता है, जो चीजें आपने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू सिलेक्ट किया है वो उस टेबल में उस सबका क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये क्या होता है, आपका व्यू होता है। यदि आप जब सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू कुछ भी रिट्रीव करते हैं अपने टेबल से, देन आपके पास जो आउटपुट आता है लास्ट में, वो क्या होता है, व्यू होता है, आपका जो वर्चुअल टेबल होता है वो। तो ए इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the purpose of rollback statement in SQL? SQL में rollback statement का क्या पर्पज होता है। A is a undo change made since the last commit statement. B is a permanent delete from a table. C is a update data in table. D is a retrieve data from the table. rollback क्या होता है, मान लीजिए आप T1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपने ए पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, देन उसके बाद कुछ ऑपरेशन किए, देन उसके बाद कमिट कर दिया। आपने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। देन अगेन कोई ऑपरेशन आपने बी पे परफॉर्म किया,
देन आप अपने बी पे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एरर आ जाए या फिर आपके सिस्टम है वो हैंग हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो क्या होता है कि इस रोलबैक के थ्रू मीन्स ये जो बी पे आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। कहाँ तक चला जाएगा, जहां पे आपने लास्ट कमिट किया है वहां तक वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पे आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो क्या होगा, वो सिर्फ सेफ होगा। ए पे आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद आपने कमिट किया है वो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बी पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपने बी पे क्या किया, कमिट नहीं किया है। मीन्स कोई एरर आ जाए तो इसके बाद यदि आपने कमिट, लास्ट कमिट आपने जहां तक किया है वहां तक आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेव हो जाएगी। ये होता है आपका रोल बैक। ए इज द राइट आंसर। टू अंडू द चेंज, ये क्या करता है, जो भी आपने चेंज किया उसको अंडू करता है, और लास्ट कमिट आपने जहां किया है, ए पे क्या किया आपने, कमिट किया है, वहां तक की वैल्यू को क्या करता है, वो सेव कर लेता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल? ए इज द फिल्टर ग्रुप बेस्ड ऑन द कंडीशन, बी इज द फिल्टर रो बेस्ड ऑन द कंडीशन, सी क्या बोलता है, सॉर्ट रो इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डी इज ए ग्रुप रो दैट हैव ए सेम वैल्यू। ये क्या करता है, हैविंग क्या होता है, हैविंग किसके लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए। एक वेयर यूज होता है, वेयर किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है आपके रो पे। यदि आप ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप किस पे वर्क करता है, ग्रुप में यदि कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं वहां पे आप हैविंग यूज करते हैं। यदि एक पर्टिकुलर रो में कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं वहां पे आप क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं आप, जी हाँ, वहां पे आप यूज करते हैं वेयर, वेयर क्लॉज यूज करेंगे। बट आप ग्रुप की जब बात करते हैं तो हैविंग क्लॉज। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल? मीन्स इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल मीन्स क्या, वहां पे डेटा टेबुलर फॉर्म में आपका नहीं होगा। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, बी इज ए रिलेशनल। रिलेशनल क्या है, उसमें एक रिलेशन है, एक टेबल दूसरे टेबल से क्या होगा, एक रिलेशन में होगा, और जो टेबल होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, हायरार्किकल भी हमारा डेटाबेस मॉडल है। कौन सा हमारा डेटाबेस मॉडल नहीं है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, वो है आपका डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 48 क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनियन ऑपरेटर इन एसक्यूएल? यूनियन ऑपरेटर जो होता है एसक्यूएल में, उसका मेन पर्पस क्या होता है? फर्स्ट है कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट क्वेरी एंड रिमूव डुप्लीकेट, बी इज ज्वाइन द मोर टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन, सी इज a group row that have the same values, d is a retrieve data from the multiple table। यूनियन के थ्रू क्या होता है, यूनियन के थ्रू दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट क्वेरी एंड रिमूव कंबाइन द रिजल्ट ऑफ। मान लीजिए आपने कुछ सिलेक्ट किया, पहले टेबल से आपने कुछ सिलेक्ट किया, देन उसके बाद आपने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू कुछ और आपने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद आप ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों का यूनियन कर रहे हैं। इस यूनियन के बाद जो भी इन दोनों टेबल में जो भी आपका डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर। सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू आपने, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू क्या करते हैं, आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद आपका जो टेबल आया तो उस दोनों टेबल को या फिर एक से ज्यादा टेबल को आप मर्ज जब करेंगे, जो आपका डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाता है यूनियन ऑपरेटर के थ्रू। तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज द रिवोक प्रिविलेज फ्रॉम यूजर इन अ डेटाबेस? इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप रिवोक करते हैं प्रिविलेज फ्रॉम द यूजर इन अ डेटाबेस? मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दिया है कि आप ये इस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, ग्रांट यूज करते हैं। जब आप उस पर्टिकुलर यूजर से यह अथॉरिटी लेना चाहते हैं कि नहीं, आप आपको यह अथॉरिटी आपको रिमूव कर दी जा रही है, आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप यूज नहीं कर सकते, देन आप क्या यूज करते हैं, रिवोक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिवोक यूज करते हैं। तो यह कमांड किसके थ्रू यूज किया जाता है, वो होता है आपका रिवोक प्रिविलेज। क्या होता है आपका, रिवोक प्रिविलेज। तो बी इज द राइट आंसर। रिवोक के थ्रू क्या करते हैं, रिवोक के थ्रू आपने जो ग्रांट किया था कि ये पर्टिकुलर जो यूजर है इस टेबल को जो यूज कर रहा है, जैसे आपने ग्रांट किया था, यदि आप वह अथॉरिटी को आप हटाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो यूजर है इस टेबल को अब ना यूज करे, देन आप क्या यूज करेंगे, रिवोक। रिवोक के थ्रू उस अथॉरिटी को आप रिमूव कर देते हैं। तो ये था आपका 49 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 50 क्वेश्चन पे। एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिट्रीव फ्रॉम ओनली यूनिक वैल्यू फ्रॉम द डेटा बेस टेबल? यदि आप डेटा बेस टेबल से एक यूनिक वैल्यू मीन्स जो भी आपका एट्रीब्यूट है, मान लीजिए आपका नेम है कोई, ठीक है, इस नेम के एट्रीब्यूट में आर है,
ए है, देन उसके बाद देन एस है, देन आर है। तो इसमें बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हमें यूनिक वैल्यू मिले, रिपीटेड वैल्यू ना मिले। तो इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड। जब आप पर्टिकुलर नेम नाम के एट्रीब्यूट पे डिस्टिंक्ट नेम लिखेंगे, यदि आप डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे ना, आपको जो वैल्यू मिलेगी RAS मिलेगा। जो रिपीटेड आर है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यू है वही मिलेगी। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, सो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इससे हमें क्या होता है, काफी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और क्वेश्चन लेके आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।